अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं रिजवान अली अहमद और एक खूबसूरत सुबह। मानूर ने तो कह दिया कि रोशन सुबह है, लेकिन एक ठंडी सुबह भी है और इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की फुहार पड़ी है, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है। और नवीद है इसमें कि मौसम में जो खुश्क साली था उसका पैच ख़त्म हुआ और एक बारिशों का सिलसिला जिसके हवाले से हम इंतज़ार कर रहे थे, मुंतज़िर थे काफ़ी अरसे से कि बारिशें आएँ और इस खुश्क सर्दी का खात्मा हो, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो, सयाह जाएँ और सयाह लुत्फ़अंदोज़ हों, ताकि सर्दियों का सही मानों में पता चले। सिर्फ बीमारियों से ना पता चले कि खुश्क सर्दी की वजह से लोगों को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, और बच्चों को ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को नमूनिया हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन अब मौसम ने अगर करवट ली है और बारिशें शुरू हुई हैं, तो अल्लाह करे ये बारिशें हमारे लिए आसानियाँ लेकर आएँ और रहमतों का बायस ही बने। बिल्कुल जनाब, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया, लेकिन बारिश के बाद हमने देखा कि सुबह थोड़ी सी बारिश हुई और फिर बहुत प्यारी सी रेनबो जो है वो अपीयर हुई, बहुत प्यारी सी कौसे कज़ा। और जब हम स्टूडियो आ रहे थे तो वो इतना प्यारा मंजर था, देख के भी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि हम रूटीन में जब ट्रैवल करते हैं तो हम सभी इस चीज़ से गुजरते हैं कि सुबह धुंध बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब के कुछ इलाकों में तो स्मोक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बारिश हुई तो धुंध भी छट गई और इसके साथ साथ दोबारा फिर बारिश होना शुरू होगी और इतनी प्यारी बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो वही दुआ मैं भी करूंगी जिस तरह रिजवान ने बात की कि इतने बारिश इतने अरसे बाद हो तो इतनी प्यारी लगती है बारिश। ऐसे ही हो, जब इतने अरसे बाद हो। और बेसिकली होता ये है रिजवान, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना, और पहले भी जब हमने मौसम के हवाले से बात की तो पहले बारिश की प्रेडिक्शन थी जनवरी के फर्स्ट वीकेंड पे, फिर बारिश की प्रेडिक्शन थी दूसरे हफ्ते के बाद सेकंड वीकेंड में, और फिर तीसरे वीक के स्टार्ट में। जब तीसरा वीक स्टार्ट हुआ तो हमारे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट थे हम उनसे पूछते थे कि कब होगी बारिश, कब होगी, और फाइनली आज से ही सिलसिला स्टार्ट हो गया और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा स्पेल होगा बारिशों का। सो उम्मीद करते हैं कि बारिशें जो है रहमतें लेके आए, और क्योंकि जब बारिशों का स्पेल स्टार्ट हुआ है तो साथ में कुछ और भी चल रहा है। पाकिस्तान के सियासी मैदान का रुख करते हैं। आम इंतखाबात की डेट जब से अनाउंस हुई है 8 फरवरी, तो सियासी जमातें तो मुतहरिक हो गई हैं और अभी से सिलसिला स्टार्ट हमने देखा कि कुछ अर्से पहले से कर लिया, लेकिन अब बड़ा तेज़ हो रहा है सिलसिला। वो लीडर्स जो ज़रा बैक एंड पे थे और ज़रा आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे, अब बिल्कुल फ्रंट पे आ गए हैं और जलसों में खुद अपीयर होना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी के जलसे हों, बयानबाजी भी जारी है। यहाँ पर तो सियासी जमातों की बयानबाजी जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी सही तैयारी पकड़ ली है और उन्होंने कर लिया है जी 75% काम मुकम्मल। और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 75% अपने जो सारे टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं 92,353, जबकि 6,040 पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 4,726, सिंध में 7,802 और बलूचिस्तान में 2,038 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। वोटर्स की बात करें, सपोर्टर्स की बात करें, या फिर जो इस इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उन उम्मीदवारों की बात करें, तो सबकी कोशिश ये है कि हम 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। और इस मरतबा सबसे अच्छी बात भी ये है मानूर कि हम देखें कि बहुत सारे सियासी कायदीन ऐसे हैं जो कि लोगों को ये कह रहे हैं कि आप वोट कास्ट करें, आप जिस पार्टी को मर्जी वोट कास्ट करें। अव्वल तो वो अपना कहते हैं कि हमें वोट कास्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ वो भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, पाकिस्तान की बेहतरी में आपको हिस्सेदार बनना है, उसमें आपको शामिल होना है, तो उसके लिए आपको वोट कास्ट करना होगा। वोट कास्ट करना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। इसी पर बात करेंगे। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम जी, सुबह खैर। सर, बारिश भी आ गई है और 75% काम भी मुकम्मल हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का, सियासी जमातें भी तैयार हैं, वोटर्स तैयार हैं। देखें, बारिश में भीग न जाएं वोटर, अल्लाह खैर करे। अभी हमारी तरफ बारिश नहीं आई, मौसम वैसे का वैसा ही खराब है, लेकिन रौनक लग गई है कुछ ना कुछ 2-3 दिन से। 2-3 दिन से ही कहूँगा, इससे पुरानी नहीं है, एक हफ्ता से भी नहीं है। लोग जलसों में निकल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, पार्टियों के अरकान भी लगा रहे हैं। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि ठीक है, नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने लाहौर में निकलना था, और ठीक है, बिलावल भुट्टो पंजाब के दौरे पर निकले हुए जलसे कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी अपना कुछ कर रही है, लेकिन कुछ रौनक और भी लगी। मज़न खबर आ रही है, तांदरिया वाले का किस्मत जाग उठी कि वहाँ ये हमारे जो हुमायूं अख्तर साहब हैं, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, और वहाँ के जो उनके नीचे सूबाई उम्मीदवार हैं
वो बता रहे हैं कि ये एक ऐसा कमाल का आदमी है जो बड़े किस्मत बदल सकता है, चुनांचे वो उस एरिया में जोर लगा रहे हैं। मुल्तान में एक अजीब सूरत पैदा हुई है। वहाँ जुवेद हाशमी जो कि किसी ज़माने बागी मशहूर थे, बागी थे, सेहत ने उनको ज़रा कमज़ोर करके रख दिया है। लेकिन जब मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई थी, वो बाहर चले गए थे, उन्होंने उसको सँभाला। उसके बाद ऐन प्राइम के ज़माने में जब उन्होंने महसूस किया कि ये फैमिली से बाहर आ नहीं रहे, तो पहले आदमी से जो निकल आए और निकल के वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ ने उनकी बड़ी आवभगत की, लेकिन जब उन्होंने तहरीक इंसाफ में देखा कि उनके जो सरबराह है वो इशारे से उनको बता रहे हैं, कंधे की तरफ इशारा करके कि उनकी बात चल रही है, उनकी मानी जा रही है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और साफ ऐलान कर दिया, असेंबली इस्तीफा दे दिया और घर जाके बैठ गए। फिर एक वक्त आया कि मुस्लिम लीग ने उन्हें दोबारा एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब जब इलेक्शन का वक्त, वोट का वक्त आया, इंतखाब का वक्त आया, तो उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। उनका टिकट इम्पोर्टेंट था, अब तो उनके बच्चे भतीजे दूसरे लोग भी लड़ते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी। उस इलाके खित्ते में यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के साथ ये मखदूम रशीद की जो ये फैमिली है, ये बड़े उभर के अमर्ज करके सामने आए थे। इनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। मुस्लिम लीग ने नज़रअंदाज किया तो उन्होंने तो इलेक्शन अपना छोड़ा कि मैं तो लड़ नहीं रहा। उनका भतीजा लड़ रहा था, वो पीटीआई का में शामिल हो गया। पीटीआई के कन्वेंशन उनके घर में होना था, उनको पकड़ के ले गए वहाँ की पुलिस। अब वो कहते हैं कि इसलिए किया कि उन्होंने बगैर इजाज़त के सारा एक एक रौनक लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ कराची में ये है, कराची में काफ लीग कह रहा हूँ, एमकेएम जो दोबारा रिवाइव कर रही है, एमकेएम दोबारा रिवाइव कर रही है और उनकी पुरानी पार्टी जो कि कराची की असल पुरानी पार्टी थी जमात इस्लामी, आज जमात इस्लामी को मुल्क के कॉन्टेस्ट में देखें, कराची के कॉन्टेस्ट में देखें तो वहाँ की ओरिजिनल पार्टी जमात इस्लामी की थी, जिससे जेयूपी ने कुछ इक़्तिदार छीना था। फिर मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ट्राई करती, लेकिन कुछ हासिल ना कर सकी। थोड़े बहुत एक आध सीट मुस्लिम लीग कभी लेती थी और दैट्स ऑल। उस पार्टी को एमक्यूएम के आने के बाद बिल्कुल दचका लगा था, उन्होंने रिवाइव किया था, बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने सीटें ली थी, लेकिन जब तक वो कौमी और सूबाई असेंबली में सीटें नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। पता नहीं उन्होंने दुरुस्त किया, गलत किया, वो इन्हिसार कर रहे हैं पीटीआई के उन अरकान पर जो बागी अरकान हैं, और उनका ख्याल है कि शायद वो उनका साथ देंगे या पीटीआई उनका साथ देगी। इधर मुस्लिम लीग जो इत्तेहाद कर रही है वो एमकेएम, एक वहाँ भी एमकेएम आप कह लीजिए, पीपल्स पार्टी कह लीजिए और जमात इस्लामी कह लीजिए, एक तीन सह फरीकी एक तसादुम सा जो पैदा हुआ है। इंटीरियर सिंध में भी कुछ पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई हैं और डट का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं, तो रौनक वहाँ भी लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक अपना दिखा रहा है कि मैं गोया वज़ीर आज़म बन के दिखाऊंगा, या पता नहीं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो ये सारी वो सूरत हाल है जो गैर मामूली है, और इस सूरत हाल को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद मुल्क की किस्मत जागे और कुछ बेहतर तौर पर फैसले सामने आए। जी सही सही। सजाद मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि रौनक लगी हुई है और हम भी देख रहे हैं कुछ उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी टिकट्स नहीं मिल रहा, फिर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। एक पार्टी के साथ जिनकी एफिलिएशन थी अब वो किसी दूसरी पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन पुरानी पार्टी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब ये सियासत में होता आया है हमेशा से और ये बहुत कॉमन भी है, लेकिन ये नजरियाती सियासत तो नहीं है। क्या इससे भी सियासतदान अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जिसने डिलीवर किया वो किसी भी पार्टी में होगा, आवाम उसको वोट देगी? आप क्या देखते आए हैं हमेशा इंतखाबात में, और ये जो अब हम देख रहे हैं इस दफ़ा तो बहुत फास्टली चेंज हो रही हैं पार्टीज, जो पहले इतनी आम तौर पे नहीं होती थी। कभी कभी होता था इतने प्रोमिनेंटली फौरन से पार्टी बदल के पुरानी पार्टी की मुखालफत, नई पार्टी की तारीफें, इस तरह तो नहीं होता था। ठीक है, ये होता नहीं था, लेकिन बहुत से जगह पे ऐसी सूरत इलेक्शन में अब पैदा हो चुकी है कि पीटीआई तो एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करती, उसके प्रिंटेड ग्रुप हैं। आप उसमें नए इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं, कोई जूते का सिंबल लेके बैठा है, कोई तकिए का सिंबल लेके बैठा है, कोई पता नहीं क्या लेके बैठा है, छतरी का लेके बैठा है। ऐसी सूरत में उनके लोग जो ना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, उनको खींच रहा है बिलावल के आप मेरी तरफ आए, आप मुझे वोट दें। आप नून लीग की तरफ जाएंगे तो वो आपसे बदला लेगी, और मैं बदला नहीं लूंगा, इंतकाम नहीं लूंगा। शहबाज शरीफ ने उस पर एक अच्छा फिक्र लगाया, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो कि मेरे ज़माने में अगर मैं आ गया तो कोई कैदी नहीं होगा, सियासी कैदी, अच्छी बात है, लेकिन आपके इलाके में जो प्राइवेट जेलें हैं पहले उनको तो बंद करें। ये सिंध में, बलूचिस्तान में ये इस तरह के जो कल्चर मौजूद हैं
कि प्राइवेट लोग अपनी जेलें कायम किए हुए हैं, निजी जेलों में लोगों को रखते हैं और पुलिस और कुछ नहीं कर सकती, ये इम्पोर्टेंट है। बदअनवानी कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है। आपने मोटरवे बनाना चाहिए सक्खर से लेकर कराची तक, तो उस मोटरवे पे 2 डिप्टी कमिश्नर को 4 अरब रुपया खा के भागे मुल्क से और हम देखते रह गए। आप वो K4 क्या वो मंसूबा जो है पानी का, जो कराची के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर चला कि उसके 7 जगहों पे ठेके गलत दे दिए गए हैं। आप इस तरह के गंदम कहते हैं जी क्या हो गया, ज़ख़ीरा की हुई थी वो क्या, अजी उसको दीमक खा गई। आप क्या करेंगे इसका जी? आपने डेवोल्यूशन भी कर दी, डेवोल्यूशन के बाद जो मज़ीद डेवोल्यूशन होनी थी वो आप करते नहीं हैं और सूरत-ए-हाल ये है कि आप कहते हैं जो पैसा आएगा हम खा जाएँगे। फिर मंसूबे में ऐसे पेश करते हैं। अब एक तरफ तो पीपल्स पार्टी का मंसूबा है, आसमान से करा हम 300 यूनिट बिजली फ्री दें, कैसे देंगे भाई? वो कहते हैं सोलर सिस्टम लगा देंगे सबको। सोलर सिस्टम फ्री लगेगा? ज़रा हिसाब लगाया आपने? या हम इतने घर हमने बना दिए, कोई नहीं बनाए। अब बनाएँगे, बनाने का इरादा है, हम मुल्क में बना लेंगे 30 लाख घर। वही पुरानी कहानियाँ। उधर से ये मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने 27 तारीख अभी आने वाली है, वो अभी उस वक़्त तक मंशूर नहीं दिया। मंशूर आएगा तो गुफ्तगू कौन करेगा उस पे? 10 दिन में सिर्फ गुफ्तगू क्या? और ये पीटीआई है उसका तो है ही कुछ नहीं। वो कहते हैं जो पहले मंशूर था वही मंशूर है। हर अरकान कहते हैं हमारा मंशूर तो बानी पीटीआई है। बस समझो जिसने वोट देना उसको दे और बल्ले का निशान ही तो जिसको निशान दे दिया जाए बानी पीटीआई के नाम पे बस उसको वोट दिया जाए। तो ये एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है जो पहले कम हुई थी और ये लगता है कि हबड़-दबड़ में इलेक्शन हो गया। अल्लाह करे इलेक्शन कबूल कर लिए जाए, वरना कबूल ना किया जाए तो बड़ी खराबी पैदा होगी। वो सज्जाद कहते मीर हैं ना मेरी जान साहब, माजरत चाहता हम देखते हैं आसफा भुट्टो लाहौर में मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान किया है कि वो पंजाब आ रहे हैं। पंजाब इस वक्त इंतखाबात 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लाहौर और तमाम सियासी पार्टियाँ पंजाब से ज़्यादा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों के हवाले से नज़र रखे हुए हैं। ये इस इन्वायरमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? ये माहौल और जो इंतखाबी तेज़ी है वो उस पर क्या असरात होंगे? 8 फरवरी तक मंशूर आएगा, बयानिया चलेगा, सियासी जमातें नारे लगाएंगी, ऐलानात करेंगी। इस पंजाब की अहमियत के हवाले से आप क्या कहते हैं? पार्टियां पंजाब में आ रही हैं ना तो उन्हें आना तो चाहिए, दिखावे के लिए आना चाहिए कि पंजाब में आ रही हैं। बिलावल ने तो खासी बड़ी, पीपल्स पार्टी ने तो खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जो रकम बता भी जाती है वो बहुत ज्यादा है। एक सीट लड़ने के लिए वो एक सीट नहीं है पूरे पंजाब में, वो अपनी मूवमेंट से आ रहे हैं। अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी वहाँ की पुरानी पार्टी थी, अगर वो रिवाइव होती है, रिवाइव ना भी होती है, जिस तरह बिल्कुल जीरो हो गई थी, जीरो से बजाय वो 8-10 सीटें भी ले जाती है, 20 सीटें ले जाती है, तो कम से कम उसका वजूद कायम हो जाएगा। और इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि पीटीआई से बगावत करने वाले उनकी तरफ चले जाएं। लेकिन जैसे पीटीआई से बगावत करने वाले मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरह पीटीआई से बगावत करने वाले पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जाएंगे? उनसे भी उतनी उतनी दुश्मनी है, बल्कि उससे ज्यादा दुश्मनी है। फजला सब ये है कि चूंकि मैदान जंग असल पंजाब बना हुआ है, इसलिए उनका टारगेट मुस्लिम लीग नून है और बिलावल समझता है कि शायद उसकी दुश्मनी में ये लोग मेरे साथ आ जाए। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए और पार्टियों को करनी चाहिए, लेकिन पार्टियों को मुस्तकिल तौर पर अपना वजूद जो है कायम रखने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, एक पार्टी इलेक्शन नहीं कराया उसको निकाल दिया, आपको अपनी अपनी जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, यूनियन लेवल पर आपको तंजीम साजी करना चाहिए और तंजीम साजी करेंगे तो आपकी पार्टियां जो मुस्तहकम होगी। वरना आके फिर आप चीखेंगे जी चार खानदान के 4 फर्द बैठते हैं, फैसला कर देते हैं, औरतों की सीटों पर 5-6 खानदानों का कब्जा हो जाता है। फिर यही होगा जब आप पार्टी को जिली सतह पर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, कारकुन अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फायदा कोई नहीं होगा। तो पार्टियों को अपने आप को जिली सतह पर, तहसील की सतह पर, यूनियन की सतह पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इंटर पार्टी इलेक्शन कराने पड़ेंगे और अपने आप को आइंदा के लिए मजबूत। ये इलेक्शन तो एक फेज है जो गुजर जाएगी, लेकिन अगर आइंदा जमहूरियत को मजबूत रहना है तो पार्टियों के सारे काम करना पड़ेंगे और सब कुछ सियासतदानों पर, पॉलिटिकल पार्टियों पर आके बैठकर रुक गया हुआ है। यही सही कहा जा सजाद सकता है। साहब, जहाँ पे हम पार्टीज के हवाले से देख रहे हैं या उनकी एफिलिएशन भी देख रहे हैं, फिर हमने देखा कि कुछ पार्टीज ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा क्राउड पुलर हैं, कुछ पार्टीज अगर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं पोल्स होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई, जैसे गैलप की रिपोर्ट होती है कि कौन सा लीडर जो है अब बहुत ज़्यादा फेमस है अवाम में। अब बेसिकली देखा जाए तो कुछ सीटों पर MQM की और PMLN की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें आई, फिर MQM की जाने
जानिब से पीपल्स पार्टी का जो सिंध में है, जो कारकर्दगी आज तक रही है, उस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब और दूसरी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि पहले सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जलसे नहीं कर रही थी, या खुद उनके प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, चेयरमैन सामने नहीं आ रहे थे, और लीडर्स जो है चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो या दीगर जलसे हो उनमें सामने थे। अब आपको क्या लग रहा है ये जो पार्टीज की तोड़ जोड़ है, या ये जो पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रही है, उन्हीं जगहों पे जहाँ पे दो पार्टीज प्रोमिनेंट रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है अवाम जो क्राउड पुलर पार्टीज है क्या वाकई उनके साथ है, या ये जो सर्वेज हो रहे हैं या जिनमें बताया जा रहा है कि ये प्रोमिनेंट लीडर हैं, क्या वो सही है? ये क्या, क्योंकि अक्सर औकात हमें प्री इलेक्शंस भी पता चलता है ना कि अवाम को किसने डिलीवर किया। देखें, पहले जो सर्वे आते थे तो लगता था स्वाय पीटीआई के बानी के पाकिस्तान में और कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें खासतौर पर पंजाब के सर्वे है उसमें बताते हैं कि नवाज शरीफ ने कुछ 30-40% गेन किया है और लोग मुस्लिम लीग की तरफ देख रहे हैं। शायद इसलिए को नजर आता है कि पीटीआई मैदान में है नहीं, या उनको नजर आता है कि 9 मई के बाद जो असरात हुए थे वो अब ज़ाहिर होने लगे हैं। तो उनको नजर आता है कि मुस्लिम लीग नून की खासतौर पर नवाज शरीफ ने गेन किया है। जहाँ तक सिंध का मामला है तो सिंध में एक मुकाबला शुरू हो गया है जो पहले नहीं था, एमकेएम नहीं था, मौजूद नहीं थे। फिर मुस्लिम लीग नून को एक फायदा ये हुआ है कि ये 3 हुकूमतों की हुकूमतें थी, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। तो वहाँ ये आया कि मुस्लिम लीग नून जो है उस बल्कि नवाज शरीफ का नाम लेके कहा है ब्लूमबर्ग वालों ने कि इसकी ज़माने में माशी कंट्रोल जो था वो बेहतर था, माशी सूरत-हाल बेहतर थी, इसने मुल्क को माशी तौर पर दूसरों से बेहतर चलाया था। ये उनको एक मिल तो रहा है, लेकिन ये क्या आम आदमी इन चीज़ों पे गौर करता है कि नहीं करता है, कि अंधाधुंध वो करिश्मे के पीछे भागता है कि जी मैंने तो वोट उसी को देना है, जिसको देना है आप कर लें, कुछ कर लें। वो फलाना है, उसने ये गलतियाँ की, उसने ये खराबियाँ की, उसने ये गद्दारी की, उसने ये मुल्क से दुश्मनी की, उसने मुल्क की मईशत को ये तबाह कर दिया, उसकी ये नाअहली है, होगी ही, मैंने तो वोट देना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन सब बातों पर गौर किया गया, जिस सारी रिपोर्टें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ रिजल्ट में एक फ़र्क पड़ेगा। एमकेएम में भी फ़र्क पड़ेगा। एमकेएम जब लोग खत्म हो गई थी, अब इकट्ठी होने के बाद वो ताकत पकड़ रही है। वो वहाँ इन्होंने जमात इस्लामी ने बड़ा डेंट डाला कराची में। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में तो तकरीबन वो जीत गए थे पीपल्स पार्टी से। वो जो प्राइवेट सर्वे बताते हैं कि वो जीत गए थे, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात थी, उन्होंने जो 8-10 सीटों का मनूवरिंग करनी थी करके इनको एक तरफ कर दिया, खुद मेयर वो बन गए। तो ये सारी लड़ाइयाँ ऐसी हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा में देखें, परवेज़ खट्टर के साथ इलेक्टेबल आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन वो तो बड़े डटकर मुकाबला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पीटीआई के लगान को नहीं आने देंगे। ये क्या क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे आता है, ये तो कुछ आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन ये सारा कुछ नक्शा है जो है, ये एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जिसके नतीजे के तौर पर कुछ लोग तो तजब्जुब का शिकार हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है कि लोग एक कशमकश का तो शिकार तो हैं। इसी कशमकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो सावे रूमी, कभी पेचो-ताबे राज़ी। जो ये कशमकश की रातें थी ना, इकबाल जिसका ज़िक्र करता है, वो यही हुआ करती हैं कि जब कौमें कशमकश में मुब्तला। अब ये तजब्जुब तो दूर हो गया ना, अब तो 75% काम हो चुका है, पोलिंग स्टेशन अनाउंस हो चुके हैं, बैलेट पेपर्स प्रिंट हो चुके हैं, इंतखाबी निशानात मिल चुके हैं सबको। हाँ, तो लेकिन ये यहाँ पे कहते हैं एक ना। और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी आपसे, सवाल जो रिजवान का था उस पे एक कमेंट भी कि ये जो कशमकश की रातें, उस पे रीज़न ये भी तो है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कहा जा रहा है सिक्योरिटी फराहम की जाए, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमें, और फिर उसके बाद अगर 75% काम मुकम्मल हो गया तो अब इसमें सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आवाम के लिए भी, लीडर्स के लिए भी, जिनको ये लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिनको ये लग रहा है कि हमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इस पर पाकिस्तान के इदारों को क्या करना होगा? सिक्योरिटी की बात आप ठीक कह रहे हैं। कल ही आपने बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़े हैं वहाँ, और कुछ खबरें आई थी कि इस्लामाबाद के कुछ तालीमी इदारे खाली कराए गए हैं। आईजी पंजाब ने कहा है कि भाई ये सारी अफवाहें हैं, हमारी हर चीज़ कंट्रोल में, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। देखिए, दो नतीजे मौजूद हैं। टेररिस्ट मौजूद हैं मुल्क के अंदर, दहशतगर्दी मौजूद है, कोई शक नहीं इसमें, और उस पर काबू पाने के लिए हमारे लोग बड़े एफिशिएंट हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो बंदे मांगे थे हमारे हिफाजत के लिए, चैनल के लिए, तो उन्होंने फौज से या पैरामिलिट्री फोर्सेस से वो बंदे भी फराहम कर दिए गए हैं। अल्लाह करे कि ये मरहला आसानी के साथ गुजर जाए, और इसी मज़े के साथ, इसी मज़े वाले तजब्जुब के साथ गुजरे तो अच्छा है, ताकि इलेक्शन में ज़्यादा खून खराबा ना हो, आराम से इलेक्शन का मरहला चला जाए। बाद में जो सोच पड़ेगा कुछ दिन के लिए,
लेकिन उसके बाद जमहूरियत पे यही शान हुआ करती है कि फिर ये हमवार हुआ करती है। आज तक सिर्फ एक आध इलेक्शन हुए हैं जिसके नताज नहीं माने गए थे, और वो 77 के इलेक्शन थे जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराए थे, और उनके मुकाबले में पीएनए थी, और पीएनए ने वो इलेक्शन नहीं माने थे और सबाई साहब इलेक्शन नहीं लड़ा था। फिर मूवमेंट चली थी, निश्चय का निकला था, मार्शल लग गया था जवाहर का। तो मेरे ख्याल में, और उसके अलावा आज तक नहीं हुआ कि लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट ना माने हो। तो रिजल्ट भी मान लिए जाएंगे, और मेरे ख्याल में वो लोग जो आज़ाद अमीर के तौर पर पीटीआई की तरफ से मुंतखब होंगे वो भी असेंबलियों में बैठेंगे। कुछ लोगों का तर्जिया ये है, और आने वाले दिनों में हंगामा तो होगा, लेकिन असेंबली चल पड़ेगी, और 2 4 6 महीने के बाद मामला समूद हो जाएंगे। कुछ लोगों की राय ये है, देखिए अल्लाह करे खैर ही होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ये मामलात इसी तरह से आसानी से आगे बढ़ें और हंगामा अगर हो भी तो बहुत महदूद हो और उस पर भी जल्द काबू पाया जा सके, और हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए आइंदा इलेक्शंस सूदमंद साबित हों। और हम जो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि स्टक हुए हैं, मामलात रुके हुए हैं, इलेक्शंस के मुंतज़िर हैं, तो इलेक्शंस हो जाएँ ताकि मामलात आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आपकी कीमती गुफ्तगू इलेक्शंस 2024 के हवाले से, और आपके जो उस सवाल से हमारे नाज़रीन को आप आगाह कर रहे थे। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है मानूट, तो वैसे वैसे ही कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारी कन्फ्यूजन बढ़ गई, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें क्लैरिटी मिल गई कि अब करना क्या है। तो करना ही है कि 8 फरवरी को वोट कास्ट करना। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे मौसम है इलेक्शंस का, जहाँ पे मौसम है इंतखाबी मुहिम का, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मौसम सर्द बहुत ज़्यादा हो गया है। खुश्क सर्दी थी पहले, आज से बारिश जो है इस कहते हैं ना कि आगाज़ हो गया सर्दियों की बारिश का, जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था। तो बेसिकली जब मौसम खुश्क था तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। हमने देखा कि ना सिर्फ वो हमारी हेल्थ पे, बल्कि वो फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, बर्ड्स पे, एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वहीं जहाँ हम फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो ये जो शदीद सर्दी की लहर है और ये जो खुश्क सर्दी थी, बेसिकली ये कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगी, शोबे ज़राअत को अफेक्ट करेगी, तो उसका इवेंचुअली अफेक्ट हमारी हेल्थ पर आएगा। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर है एडिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आज प्रोग्राम में बात करने के लिए वक्त निकाला। बेसिकली प्रोफेसर साहब, स्टार्ट अप से मैं थोड़े से इस प्रॉब्लम की इंट्रोडक्शन पे लूँगी कि ये जो शदीद सर्दी होती है, जिस तरह ये इंसानों के लिए बीमारियाँ लेके आती है, और खुश्क सर्दी, क्या ये एग्रीकल्चर को भी उसी तरह मुतासर करती है? क्योंकि हम तो अद्वियात ले लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ज़रा स्लो एंड स्टडी उसका प्रोसेस चल रहा होता है, तो क्या उसका जब असरअंदाज होती है तो क्या इलाज भी जल्द मुमकिन है? असल में मैं फर्स्ट जी मेनली जो है हमारे जो क्रॉप्स हैं जी सर, इनमें वाटर जो है कई अरसे से बारिशें नहीं हो रही। वाटर इज़ लाइफ। अब पानी जो है, अगर ये ज़िंदगी है ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए जी। और प्लांट्स जो है कुदरत का एक बहुत बेहतरीन, अल्लाह ताला के सुब्हान ताला का एक बेहतरीन तख्लीक है। और पौधे में जो है उसकी कई वजूहात हैं। अगर बारिश नहीं होती, अगर हम लीव्स के ऊपर जाते हैं तो लीव्स के अंदर सुराख होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उनकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है ये इसी के ऊपर बेस करती है। जब ये ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये फिर सूरज की रोशनी में जो है ये खुराक तैयार करते हैं। अब इस खुराक में मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जी। ये खुश्क साली जो है ना, इसका इफ़ेक्ट जो है ये 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। फिर सूरज की लाइट से ये ग्लूकोज तैयार करते हैं। जब पत्ते में खुराक तैयार होती है, ये खुराक फिर ट्रांसपोर्ट होती है टू अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें वाटर चाहिए। अगर खुश्क साली होगी तो ज़ाहिर है कि स्ट्रेस आता है प्लांट के ऊपर। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं। मेजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं
इनको वाटर चाहिए। ये डिज़ाल्व हो के ये फिर रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं। प्लांट्स के अंदर 90% जो है वो वाटर है। इस खुश्क साली की वजह से जो स्ट्रेस आती है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी आती है, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन, फूड जो है ये धुंध की वजह से, अगर सूरज की लाइट नहीं है तो वो प्लांट्स जो है वो खुराक नहीं बना सकते। फिर सेल इंग्रेडिएंट्स जिसमें 90% अगर वाटर है तो एक सेल में वाटर की रिक्वायरमेंट जो है हमें ये खुश्क साली की वजह से हम उसको फिर फर्दर जो है कि हमारे पास रेन फेड एरिया है, टोटली वो डिपेंड अपॉन रेन। तो उसके बाद हमारे पास जो है माइक्रोबियल ग्रोथ। अब माइक्रोबियल ग्रोथ जो है बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई दीज माइक्रोबियल ग्रोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, यूज़फुल फंजाई होते हैं। ये हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो उनको डिज़ाल्व करते हैं। जब ये डिज़ाल्व करते हैं तो ये अनअवेलेबल फार्म से अवेलेबल फार्म में ये पौधों को कन्वर्ट होती है। इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है और खुश्क साली से ये इसका प्रोसेस भी रुक जाता है। फिर नंबर ऑफ़ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर पानी खुश्क साली है, पानी नहीं पौधे को मिलता तो विल्टिंग हो जाती है। इन तमाम की वजह से जो स्ट्रेस आती है प्लांट के ऊपर, उसकी वजह से हमारी यील्ड डिक्रीज़ होती है। सही। यील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल हमारी जो मेजर क्रॉप है वो वीट क्रॉप है। वीट क्रॉप के जो है वो टिलरिंग निकलते हैं, मसलन मुख्तलिफ़ शाखें निकलती हैं। अब एक शाख के ऊपर एक टिलर लगता है, उसमें स्पाइक बनता है, उसमें दाने बनते हैं। अगर ये स्पाइक जो है, जिस तरह एक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मेरे ख्याल बारिश हुई थी जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है शावर्स कुछ एरियाज़ में बरानी इलाकों में, और ये जो स्ट्रेस हमारे प्लांट्स को आया हुआ है वो काफ़ी हद तक वो कवर करेंगे। और इस स्ट्रेस से कम ये होता है कि इनमें जो सिट्टे स्पाइक्स बनेंगे, दाने अच्छे हो जाएंगे और हमारी बरानी एरिया की जो है ना, रेन फेड एरिया की जो क्रॉप है वो काफ़ी बेहतर हो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कंसर्न है सबके लिए कि अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हम जिसे इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं, वो चैलेंज है। बारिशें मामूल के मुताबिक प्रेडिक्ट हों भी तो डिलेड हो जाती हैं, अगर हों भी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी ख़ास तौर पर ज़राअत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। अब हमारे जंगली पौधे हैं या वो पौधे जो फल नहीं देते, उनकी सेहत अपनी जगह, लेकिन जो ज़राअत से वाबस्ता हैं वहाँ पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एडवांसमेंट, फ्यूचर को सामने रखते हुए रिसर्च, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पूरा शोबा जो है फैसलाबाद में हो या बाकी पाकिस्तान में जहाँ भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर इस चीज़ के हवाले से इस एड्रेस करने के लिए इस इशू को क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि एक्चुअली वी डिस्टर्ब द नेचर, हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है। एट द सेम टाइम नेचर इज़ डिस्टर्बिंग अस। ये दोनों बोथ वे है। अब इसके लिए जिस तरह की रिसर्च में पहले हम गांव में देखते थे कि हर एक गांव में एक पॉन्ड होता था जी। हम अपनी लैंग्वेज में चकवाल में उसको हम बन कहते थे, तालाब कहते थे, जोड़ कहते थे जी। और एक बोर्ड का दरख्त होता था। अब देखिए कि वो क्यों यूज़फुल है, क्योंकि वो हमारा वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ साल पहले अगर 200 फुट था तो आज ये 500 to 600 चला गया है। उसके देयर आर नंबर ऑफ़ रीज़न कि सोसाइटीज़ बन गई हैं लेकिन कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। वो गांव के उस सिस्टम में अगर इधर भी हमारी सोसाइटी बनती है तो कम से कम सोसाइटी के अंदर ही कोई ऐसा पॉन्ड बन जाए और उसमें जो है वो वाटर लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। फिर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि डिफरेंट वेज़ है। मल्चिंग हम ये कहते हैं, ये बेड प्लांटर है कि जब हम सोइंग करें, ड्रिल मशीन यूज़ करें या प्लांटर जो है उसमें मल्चिंग हम एक प्रोसेस होता है कि जब आप सो करते हैं ये ड्राई ग्रास या ये पराली होती है राइस वाली, ये ऊपर ज़मीन के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा। उससे ये होता है कि एवेपोरेशन कम हो जाती है। वो 2 से 3 महीने जो है वो मॉइस्चर कंजर्व करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की स्ट्रेस कम हो जाती है। क्योंकि खुश्क साली से जिस तरह देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट करती है सर्दी, तो इसी तरह प्लांट को भी इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल। उसके ऊपर डिजीज़ आ जाती हैं, उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है, यील्ड रिड्यूस हो जाती है,
देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर जो है इस तरह इनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जिस तरह चेंज हो रही है एनवायरनमेंट, एक्चुअली देखें कि पाकिस्तान जो है ना रियली के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि इतना खूबसूरत कंट्री है, सिर्फ हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स है। बारिशें आती हैं, हमारे पास फ्लड हो जाते हैं। हम इस मैनेजमेंट को इस तरीके से जो है, अल्लाह ताला ने हमें ग्लेशियर दिए हैं, साफ़ पानी दिए हैं, हाई माउंटेन दिए हैं, लेक्स खूबसूरत दी हैं, और बेहतरीन जो है सॉइल है। एरिया वाइज भी आप देखें कि हमारे प्रोविंसेस में बेस्ट है। सिर्फ हम उस तरीके को, सिर्फ हम उसको मैनेजमेंट करके इस तरीके से ले जाएं कि हम उसको बेहतर यूज़ कर सकें। मेरे ख्याल में कि जिस तरह आजकल लिम्स में ये आर्मी का एक इदारा है कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो एग्रीकल्चर की तरफ ट्रेंड आया है और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने तकरीबन एक सारा डाटा एनालिसिस किया कि कौन सी सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, और उस सॉइल की जो है उसमें वाटर लेवल, कौन कौन सी क्रॉप बेस्ट है, इंफॉर्मेशन है। फिर वो एग्री मार्ट बना रहे हैं, फार्मर को सीड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स और ये एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ इंटरेस्ट देंगे। सही। अपग्रेडेशन टू ओवर द फार्मर। तो हमें नेचर के साथ साथ जो है डिफरेंट तरीके से हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, हमें भी कुछ नई अडेप्टेबिलिटी की जाने बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि अब कुछ प्लांट्स कवर्ड होते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह थर में कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए गए जो कि मौसम के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करते हैं। अब क्या हमें इनकी जेनेटिक मशीनरी में कुछ चेंजेस करनी है, सीड्स में कुछ चेंजेस करनी है, क्या चीज़ें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपने प्लांट्स में लेके आनी है कि ये जो फ्लड्स आ जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ये टॉलरेट कर सकें, बर्दाश्त कर सकें? इसमें देखिए कि हमारा एक डिपार्टमेंट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मेन काम है, वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। उसमें सीड में वो डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी यील्ड कम होती है और दे आर मोर टॉलरेंट इन हार्श कंडीशन, और कुछ ऐसे प्लांट है जो यील्ड इंक्रीज़ होती है बट दे आर ससेप्टेबल। फिर उनका वो सेम जो फैमिलीज़ हैं उनका क्रॉस करवाते हैं, नया सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये तकरीबन प्रोसेस आपसे कह लें 8 से 10 साल का है। अच्छा। हमारे यहाँ माशाल्लाह देखें कि काफ़ी नई वैरायटीज़ आई हैं, जिसमें हमारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, NARC है, इन्होंने काफ़ी जो वैरायटीज़ हैं। इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में भी जैसे ग्राउंड नट का है, ग्राउंड नट के कुछ लाइन्स हैं। अगर 8 मन पर एकड़ से हमारी ग्राउंड नट जो है वो फार्मर ले रहा है, तो हमारे एक डॉक्टर साहब ने वो तकरीबन 3 गुना इंक्रीज़ कर दिया। वो लाइन्स उन्होंने प्रोड्यूस की है कि वो तकरीबन 25 से 30 मन पर एकड़ में आ गए हैं। तो इसी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन वो यार अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेसिबल इन आवर सीरियल क्रॉप, हमारे पाकिस्तान में मैंगो का टेस्ट जो है बेस्ट है एज कम्पेयर टू आवर वर्ल्ड। ऐसा ही है। और ऑरेंज के लिहाज से मिल्क प्रोडक्शन में भी हम अगर 5वें 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि मैनेजमेंट पुअर है कि हमें वो खालिस दूध पीने को नहीं मिलता। लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्वांटिटी तो है, क्या क्वालिटी भी हमारी वैसी ही है? क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी वैसे ही हैं? क्योंकि अक्सर औकात जब आप बाहर से कोई फल या सब्ज़ी खरीदते हैं तो ऊपर टैग लगा होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब पाकिस्तान में हमें ऑर्गेनिक फूड लेना एक ख्वाब है हमारे लिए। तो बेसिकली हालांकि हमारा ज़रूरी इलाके इतने ज़्यादा है, तो फिर भी हम जो है ऑर्गेनिक फूड मार्केट में इस तरह अवेलेबल आम तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख लें नहीं होता, बहुत कम होता है, या बड़े लेवल पे नहीं होता, बहुत रेयर कुछ जगह है। सो बेसिकली क्या क्वालिटी भी हमारे आम की, हमारे सेब की, हमारे माल्टे की उतनी ही अच्छी है? देखिए टेस्ट वाइज तो आप देखें कि हमारे जब फ्रूट्स है ना वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। ऑर्गेनिक फूड का हमारा नॉर्दर्न एरिया जितना है ना, ये सारी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया में कोई स्प्रे नहीं हो रहा। हमारे वीट क्रॉप जो है ये टोटली ऑर्गेनिक है जी। अब वीट में देखें कि हम जब छोटे थे तो अपने फोर फादर से पूछते थे कि गंदम में ये सरसों के सीड आप क्यों ऐड करते हैं। हमारे अबू अजदाद ये कहते थे कि हमारे जो फोर फादर उन्होंने कहा था कि इससे यील्ड इंक्रीज़ होती है। जब हम फैसलाबाद में पढ़ते थे फिर हमें इसकी लॉजिक समझ आई कि वीट के ऊपर भी हम जिसको कहते हैं ना सुस्तेला, एक इंसेक्ट अटैक करता है, उसकी अलहदा किस्में होती हैं, और सरसों के ऊपर भी एक तेला है तो उसकी अलहदा किस्में होती हैं। सरसों के ऊपर जो तेला आता है
उसके ऊपर प्रीडेटर और पैरासाइट आ जाते हैं, सही। जिनको हम अपने वर्ड में कहते हैं किसान दोस्त कीड़े। किसान दोस्त जी। कीड़े। अच्छा, ये वहाँ डेवलप होते हैं, यहाँ से ये जब वो तेला वीट के ऊपर आता है तो ये मूव करता है और उसको खा जाते हैं। और उसको खा जाता है। ये नेचुरल कंट्रोल है। हमारी मोस्टली क्रॉप, कुछ फल ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है जिसमें, अब जिस तरह हमारा एक जो है कि हम फ्रूट फ्लाई के बारे में कहते हैं कि ये हमारा मेजर पेस्ट है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो है ये देखिए कि हम वही मैनेजमेंट में आ जाता है कि हमारे सारा फ्रूट जो है वो ओपन है। बाहर कंट्रीज में जाएँ वो देखें कि उनका एक गिलास उसमें वेजिटेबल्स की है, हमारा ओपन फ्रूट है, उसके बावजूद भी जो है अब देखें कि वो फ्रूट फ्लाई वो इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ हमारा मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स भी हैं वो ऑर्गेनिक है। वेजिटेबल में कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर स्प्रे कर भी जाए आफ्टर 15 डेज़ आप इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट है उसमें। डॉक्टर साहब, रिवायती तरीका अब तब्दील हो रहा है, अब जी, जी। मौसमी तब्दीली की वजह से अब उस तरह से शायद फसलें लगाना या उनको उगाना, उनकी यील्ड हासिल करना, बीज तो मौजूद होंगे, सीड्स होंगे, लेकिन उनसे इस्तेफादा करना, एनवायरनमेंट का मोतदिल होना या वो क्या कहते हैं कि उस तरह का मुनासिब होना, मुवाफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसानों को क्या मशवरा देंगे कि वो अपना जो टाइमिंग है उसको शिफ्ट करें, फसल को बीज बोने की, उगाने की, और जिनको तवज्जो दी जाती है, उनको पानी देना है, पेस्टिसाइड्स देनी है, खाद देनी है, उसकी टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, उसके लिए प्रोसेस पूरा होना चाहिए। इसमें मेजर तो होता है ना कि फार्मर हमारे हैं अभी तक उनको बस है कि एक सीड जो है ना, वो सीड जो है वो ज़राअत के जो है मशवरे के मुताबिक कि कौन सी वैरायटी सो करनी चाहिए, उनका टाइमिंग का बिल्कुल ठीक है कि वो किस टाइम पर अमूमन जो है, जिस तरह स्टार्ट में जो है हम इनिशियल स्टेज पर अक्टूबर में सोइंग होती थी, अब नवंबर में आ गई है। उसके बाद और ये मल्चिंग वाली जो है कि मोस्टली ये बिल्कुल सिंपल ड्राई ग्रास जो है ये आप अपने ज़मीन के ऊपर सोइंग करके ऊपर खा देते तो वो आपका मॉइस्चर कंजर्व करता है, और इससे फर्टिलाइज़र भी बहुत कम अप्लाई करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करना पड़ता। आप अगर मल्चिंग के बगैर क्रॉप लगाते हैं और एक जो है मल्चिंग वाली है तो बड़ा इजी कंपेयर कर सकते हैं, ड्राई ग्रास स्प्रेड करने से मॉइस्चर प्रिजर्व हो जाता है। तो ये हमें उसके साथ साथ मशवरे जो हैं हमारा जो है फार्मर जो है अगर वो लिंक रखें, हमने अपना एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है सही, जिसमें हम अपने स्टूडेंट को फील्ड में लेकर जाते हैं और कुछ हम फार्मर सेलेक्ट करते हैं, हम उनको फ्री से सीड देते हैं और तमाम टेक्नोलॉजी फार्मर को हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, और उस बेस पर जो है उनकी क्रॉप होती है वो एक्सीलेंट है। फिर वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यही सीड जो है आप अपने विलेज टू विलेज आप इसको एज ए सीड सेल करें, स्प्रेड करें, ताकि ये सीड भी जो है ये फर्दर है। हमारे फार्मर जो है वो मेरे ख्याल 10 साल पुरानी वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो उस सीज़न में तो बेस्ट थी, लेकिन एनवायरनमेंट तो लगता है कि नया कुछ तजुर्बा करेंगे तो शायद कुछ खराब ही ना हो जाए। किया जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया। जैसे टनल फार्मिंग आ गई है और वो भी एक जो है इससे ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे थे। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, आपके कीमती वक्त का। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में और एग्रीकल्चर के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से बात की। ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये किस तरह अफेक्ट करती है हमारे ज़राअत को। कल हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट हुआ और उस पर भी हमने बात की कस्टम्स के हवाले से, कस्टम्स डिपार्टमेंट के हवाले से। आज 26 जनवरी को कस्टम्स डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड कस्टम डे। बिल्कुल, और इस हवाले से सुबह पाकिस्तान की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार दुनिया में साफ तवानाई अखराज को कम करने में एक अहम किरदार अदा करती है, और तवानाई के काबिल एतमाद ज़राए तक रसाई न रखने वाली कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। 26 जनवरी को क्लीन एनर्जी के आलमी दिन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने लोगों और कुर्राए अर्ज़ के फ़ायदे के लिए साफ तवानाई की मुनसिफाना और जामे मुंतकली के लिए बेदारी पैदा करने और इस कार्रवाई को मुतहरिक करने के लिए करार दिया था। 26 जनवरी बैनुल अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA की तासीस की तारीख भी है। ये एक आलमी बैनुल हुकूमती एजेंसी है जो 2009 में ममालिक को उनकी तवानाई की मुंतकली में मदद देने, बैनुल अक़वामी ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने और साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी पर डाटा और तज्ज़िया फराहम करने के लिए कायम की गई थी।
जी सो जनाब, जी 26 जनवरी आज क्लीन एनर्जी डे भी है, सो हमने सोचा कि पहले आपको क्लीन एनर्जी के हवाले से एक पैकेज दिखा दें, फिर कस्टम्स के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आज कस्टम्स डे भी मनाया जा लेकिन रहा है। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। हम न्यूज़ ब्रेक लेंगे और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कस्टम डे के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। कल हमने कस्टम्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है और आपको क्या करना है, इस हवाले से हमने काफ़ी तफसील से बात की थी और आज इस दिन की अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे वापस आके न्यूज़ ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और हम अक्सर बात करते हैं सुबह पाकिस्तान में कि हम आपको पाकिस्तान की सैर कराएंगे। सो सैर, जहाँ पे हम सैर कराने के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको भी ये बात बता दें कि सुबह पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू किया गया है और वो सिलसिला ये है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी इलाके में हैं पाकिस्तान के, वहाँ से कोई वीडियो भेज सकते हैं और कुछ मुनफरिद हो रहा है आपकी जगह जहाँ पे आप रहते हैं, कुछ दिलचस्प हो रहा है, कोई मौसम बहुत प्यारा है, ख़िज़ां बहुत प्यारी है, बर्फ़बारी बहुत प्यारी हो रही है, बारिश बहुत प्यारी हो रही है, कौसे ख़ज़ा है, तो उसकी वीडियोस की तस्वीर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने नाम और शहर के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अभी मेंशन हो जाएगा। जहाँ पे हम सैर और सियाहत के हवाले से बात कर रहे हैं वहाँ पे रुक करते हैं विंटर फेस्ट का, है ना रिजवान? और विंटर फेस्टिवल हुआ जहाँ पर हमारे शुमाली इलाका जात, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जो कि खूबसूरती में बेमिसाल है और वहाँ पर इस मरतबा आइस हॉकी इवेंट का इनेकाद किया गया और इस विंटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेल शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रही हाजरीन की भी, नाजरीन की भी, शायकीन की भी, जो लोग विज़िट कर रहे थे उनकी भी। और ख़ास तौर पर इलाका मकीनों की जानिब से इस खेल को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया बल्कि इसको जिस तादाद में लोग देखने के लिए आए, साथ साथ वहाँ की जो खुराक है, वहाँ के खाने हैं और तहज़ीब व तमद्दुन है, उस हवाले से भी तमाम तर चीज़ें लोगों के सामने रखेंगी। और इस तरह के विंटर फेस्टिवल्स या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, उससे सियाहत को फ़रोग मिलता है, उससे पैगाम जाता है, कल्चर को फ़रोग मिलता है। बहुत सारे ऐसे रिवायती खेल हैं जिनको बरकरार रखने के लिए, उनके रिवाइवल के लिए जो कोशिशें की जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा तवनाई मिलती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रिवायती डांस है या फिर रिवायती लिबास है, पूरी दुनिया में एक इमेज पहुंचता है, मोहब्बत अमन का पैगाम जाता है। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान प्यार, मोहब्बत, अमन का पैगाम देता है अपने फेस्टिवल्स के ज़रिए, अपनी सकाफत के ज़रिए। ये विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे थे कि ना सिर्फ जो दिन का मंजर है वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि जो नाइट में आतिशबाजी की गई है इख्तिताम पे, जो उसकी ज़बरदस्त सी सेलिब्रेशंस की गई हैं वो भी आपने देखा, रक्स भी देखे, लिबास भी देखे, मज़ेदार से खाने, और फिर वो टैलेंटेड लोग जो इस विंटर फेस्टिवल का हिस्सा बने रहे, जिन्होंने पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में उजागर किया, उनको तो क्रेडिट जाता भी है, लेकिन हमारी हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है जो कि इस तरह के फेस्टिवल्स अरेंज करती है। इस विंटर फेस्टिवल के हवाले से बात करने के लिए जो कल इख्तिताम पजीर हो चुका है, हमारे साथ प्रोग्राम में आसिफुल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी सियाहत और सकाफत और खेल गिलगित बल्तिस्तान है। आसिफ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब, विंटर फेस्टिवल, कितनी मेहनत, क्या विजन इसके पीछे जो था आपका कि ये फेस्टिवल किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को पूरी दुनिया में पेश करेगा, उस हवाले से काइंडली हमें बताइएगा। जी विंटर स्पोर्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि ये समर डेस्टिनेशन है और विंटर्स में गिलगित बल्तिस्तान पे जो पहले नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाता था किसी दौर में, तो 2009 के बाद ये फिर इसको बाकायदा नाम गिलगित बल्तिस्तान का मिला। तो नॉर्दर्न एरिया के बारे में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये समझा जाता है कि सर्दियों में ये मुंजमद रहता है, शाहराएँ बंद होती हैं, लोग घरों में दुबक्के बैठे रहते हैं। तो एक किस्म की एक मिथ है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। उसको तोड़ने के लिए फिर हमने कुछ इवेंट्स का इनेकाद किया, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट जो है ये हमारा 7 डेज़ विंटर फीस्ट है और इसको हमने लास्ट ईयर पहला इसका सीज़न था, तो इस दफ़ा जो 2024 में हुआ इसका ये सेकंड सीज़न है। तो बुनियादी मकसद तो ये था कि विंटर्स की जो टूरिज़्म है उसको ओपन किया जाए, और दूसरा फिर इसके साथ चूँकि इतने सारे लोग जमा होते हैं पूरे जीबी से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से, टूरिस्ट भी आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, तो जब इतने सारे लोग जमा होते हैं तो हमने एक इसका एक आप यूँ कहें कि एक बाई प्रोडक्ट था
कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अपनी इन्वायरमेंट के हवाले से लोगों को अवेयरनेस भी देना। तो ये दो बड़े मकासद इसके पीछे थे, इस वजह से विंटर फीस्ट का हमने इब्तिदा किया था। सही। आसिफुल्लाह साहब, आप देख रहे हैं कि आइस हॉकी को इस दफ़ा बड़ी तवज्जो मिली और एक तो विंटर फेस्टिवल जो 7 डेज़ विंटर फेस्टिवल था वहाँ पर भी हिस्सा रहा, फिर जो मुख्तलिफ झीलें हैं वहाँ पर भी इवेंट्स का इनेकाद किया गया। और कौन कौन से खेल हैं जो सरमाई खेलों का हिस्सा बन सकते हैं और आलमी सतह पर भी नुमाइंदगी की जा सकती है? देखें, विंटर्स के हवाले से ये है कि एक तो हमारा इंडिजीनियस गेम्स हैं जो कि सदियों से खेले जा रहे थे, लेकिन जब जब नए खेल मुतारिफ होते शुरू हो गए, फुटबॉल आई, क्रिकेट आया, तो फिर वो हमारे इंडिजीनियस गेम जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते गए थे। तो ये जो 7 डेज विंटर फीस्ट जो है, इसकी एक बड़ी काविश ये भी है कि वो हमारे जो खेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे ना, उसको भी हम सामने लेके आए। और साथ फिर मॉडर्न गेम्स जैसे आपने जिक्र किया, आइस हॉकी का, कर्लिंग का, और स्केटिंग का, स्पीड रेस होती है इसके आइस के ऊपर। तो इसमें हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल जीबी के अंदर है कि आप बिलीव करें कि इस साल हमें, चूंकि हमने 3 दिन में इसको ख़त्म करना था, फाइनल जो था इसका, और हमें बड़ी मुश्किल से कोई 20 टीमें हमने इसमें शॉर्ट लिस्ट की हैं, अदरवाइज कोई 26-27 टीमें आ रही थी। चित्राल से कुछ टीमों ने आके हमारे साथ मैच में शिरकत की, टूर्नामेंट में शिरकत की। तो आइस हॉकी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली इसी तरह ये चलता रहा ये सिलसिला, तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट न सिर्फ करेंगे बल्कि नाम भी कमाएंगे। सही। आसिफुल्लाह साहब, जिस तरह आपने बताया कि 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें इस चीज़ पर फोकस रहे कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी हो, ख़वातीन की टीम्स भी हों। अब हम आइस हॉकी के हवाले से बात करें या विंटर फेस्ट के हवाले से बात करें तो पीछे बहुत सी प्लानिंग शामिल होती है कि जो टूरिस्ट आएंगे पाकिस्तान से, इंटरनेशनली जो टूरिस्ट होंगे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो जहाँ पे उनका स्टे होगा, फिर सारी चीज़ें जो वहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से किन किन पहलुओं पर मेन फोकस किया गया। और ख़ास तौर पे जो ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो जो सियाहती मकाम होता है वो वहाँ पे लिटरिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा कूड़ा किरकिट फैलता है कि बाद में जब हम जाते हैं तो हमें अफसोस होता है। क्या उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी सफाई के लिए भी प्रॉपर टीम्स, प्रॉपर काम किया गया है? जी, 7 डेज विंटर फीस्ट, न सिर्फ 7 डे विंटर फीस्ट बल्कि हमारे पास कोई 4 मेगा इवेंट्स होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पूरे साल में। इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना हमारे इवेंट्स की, वो ये है कि हम कम्युनिटी को साथ रखते हैं, कि टोटली ये गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं होता, गवर्नमेंट इसके पीछे होती है ज़रूर, लेकिन हम कम्युनिटी को फ्रंट पे रखते हैं। मसलन ये है कि अभी ये जो 7 डेज हमारा विंटर फीस्ट हुआ खलती लेक के गज़र के ऊपर, तो इसमें एक और खूबसूरत चीज़ ये थी कि जब स्टेज की बात आई तो बजाय इसके कि हम इनको होटलों में रखें, इनको गेस्ट हाउसेज में रखें, हमने फर्स्ट ऑप्शन कम्युनिटी को दिया। तो कम्युनिटी ने इसको होम स्टे वाला कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने अपने ही महल्लों के अंदर, अपने घर के अंदर, वही पुराना उनका जो कल्चरल जो उनका आउटलुक है उनके घरों का, उसके अंदर उन्होंने कोई 200 से 250 प्लेयर्स प्लस ऑफिशियल्स को उन्होंने वहाँ पे स्टे करवाया। तो इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जी जो आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, उनको आप इसमें 3-4 दिन बैठ के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मौका मिल गया, कम्युनिकेशन का मौका मिल गया, और एक दूसरे को कल्चर को समझने का मौका मिला। बल्कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थे उनको एक उनकी इकोनॉमी जो है सर्दियों के दिनों में जो बेहतर करने का मौका मिला, उनको कुछ कमाने का हुआ। तो फिर ये कि ओनरशिप आई कम्युनिटी की। वंस कम्युनिटी की ओनरशिप आती है तो फिर जो आपने लिटरिंग वाली बात की है ना, तो वो एक तो हमारी गवर्नमेंट की अपनी यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो तो है ही, लेकिन कम्युनिटी खुद इसको ओन किया। और आप देखेंगे कि इस वक्त अगर आप खलती में कोई रिपोर्ट करवाएं तो कल एक कम्युनिटी का ने खुद एक ड्राइव की और तमाम खलती के जहाँ जहाँ पे ये एग्जीबिशन चल रही थी, स्टॉल्स लगे हुए थे और दीगर जो मामलात वहाँ पे चल रहे थे, एक वहाँ पे आपको कचरे का दाना भी नहीं मिलेगा। मुकम्मल तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट ने और कम्युनिटी ने मिलकर इसको साफ किया। तो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बेशक है, गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन ओनरशिप जो है वो कम्युनिटी की है। तो इस किस्म के मसाइल फिर ये पोस्ट इवेंट मसाइल नहीं आते हैं। आसिफुल्लाह साहब, हम देखते हैं कि अब आसान हो गया है रीच आउट करना, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। अब फेस्टिवल के हवाले से उसको प्रमोट करना, लोगों को आगाही फ्राहम करना, लेकिन फिर भी अब सेक्रेटरी हैं, अब सियाहत के भी, सकाफत और खेल के भी। नौजवान पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ खेल खेलते हैं
और ख़ासतौर पर जब सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने अपने इलाकों से रिप्रेजेंट करने के लिए जाएँ, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, सिंध से। तो एक इस तरह का कुछ प्लान है फ्यूचर में कि हम इंटर प्रोविंस जो खेल हैं उनको भी मुतारिफ कराएं, विंटर सरमई ओलंपिक्स में जाने से पहले या फिर आलमी सतह पर जाने से पहले हम प्रोविंसेस के आपस के मैचेस करवा दें, आपस में खिलाड़ियों को एक दफ़ा टेस्ट कर लें कौन कैसा परफॉर्म करता है। ये इस तरह है ना कि फेडरल लेवल पे एक विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो कि इन चीज़ों को देखती भी है। और लास्ट ईयर जब हमने 7 डेज लॉन्च किया और उसकी मकबूलियत देखी उसने विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, तो इस साल हुआ ये कि विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान दोनों ने मिलके पाकिस्तान लेवल पे तमाम सूबों की टीमों ने आना था। नेशनल चैंपियनशिप होनी थी, 7 डेज नेशनल चैंपियनशिप होनी थी आइस हॉकी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो क्लाइमेट चेंज का हम लेके चले थे उसके सबसे बड़े इफेक्टिव 7 डेज खुद बन के आया सामने। तो इनिशियली हमने तय किया था कि अपना ये जो गेम्स होंगी ये खलती पे ही होंगी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि सीपेक की रोड बन रही है और ये वो खलती के झील के साथ ही गुजर के जाती है, तो वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमने सोचा कि शायद टूरिस्ट को इससे मसाइल होंगे, तो हमने इसको शिफ्ट किया स्कर्दू। ये नवंबर में हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लेके गए थे। आप बिलीव करें कि उस वक्त 3 इंच तकरीबन हमें वहाँ पे आइस मिल रही थी। तो गुजरते दिनों के साथ बजाय वो आइस मजबूत होने के आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल के वो जो रिंग हमने बनाया था वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। देन वी हैव टू शिफ्ट टू हुंजा। हम दोबारा गुलकिन गए जहां हमारे लास्ट ईयर का था, और वहां पर भी यही हमारे साथ हुआ। 1-2 हफ्ते के बाद क्लाइमेट चेंज के ऐसे इफेक्ट्स आए कि हमने जिंदगी में कभी ना हमने देखे, ना वहां के एल्डर्स ने कभी ये देखे थे। कि गुलकिन जहां पे लास्ट ईयर हमने -22 में गेम्स करवाए थे, वहां पे टेम्परेचर की ये पोजीशन थी कि आइस जम ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर हम इसको तीसरी दफा शिफ्ट करके ले गए नलतर हमारा एक, आप यूं समझ ले जैसे कि पंजाब में मरी है, इस तरह हिल साइड है जहां पे टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है। इवन गर्मियों में भी बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वहां हमें बर्फ नहीं मिली। देन वी हैव टू शिफ्ट इट टू अगेन टू खलती। फिर वो रोड वाली जो मैंने आपको बताई उसको हमें इग्नोर करके इसको खलती में लेके जाना पड़ा, और खलती में बमुश्किल हमें इतनी बर्फ मिली कि हम 2 रिंक्स बना सकें और वहां पे हम गेम्स करवा सकें प्रोविंशियल लेवल पे। नेशनल लेवल की गेम्स फिर हमें इंतहाई अफसोस के साथ कि हमें माजरत करनी पड़ी विंटर नेशनल फेडरेशन को कि हम प्रोविंशियल लेवल पे ये गेम शायद ना करवा पाए, वहां पे आइस की वो पोजीशन नहीं थी। तो हमारे प्लान में ज़रूर है, और इंशाअल्लाह बाई 2025 हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह करे कि ये हालात ठीक रहें, मौसम के हालात ठीक रहें, तो हम तमाम सूबों से टीमों को जमा करें। और ये पोटेंशियल मैं आपको बताऊं कि इवन पंजाब में अगर आप देखें तो आइस तो कहीं भी नहीं है, लेकिन पंजाब के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनका पोटेंशियल तो पूरे पाकिस्तान में है। तो मैं समझता हूं कि जब ये सारे पाकिस्तान की टीमें जब इस तरह जमा हो जाएंगी एक जगह में, उनका एक्सपोजर होगा, तो आप एक अच्छी टीम बना के इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही। आसिफुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग में पोटेंशियल तो है, टैलेंट भी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना चाह रहे हैं। अब ये जो विंटर फेस्टिवल है इसको हम देख रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन एक जगह अगर फेस्टिवल्स के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से बात करें, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये इन फेस्टिवल्स को और ख़ास तौर पे जो टूरिज़म का फ़्लो है उसको अफेक्ट कर रही है। अब ऐसे में इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि अगर नेक्स्ट कोई फेस्टिवल होगा, बल्कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप इस साल की क्या प्लानिंग है, कोई मेगा इवेंट है या कुछ ऐसे इवेंट्स जिस पे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। और साथ में ये भी हमें बताइएगा कि अगर मौसमियाती तब्दीली का सिलसिला इसी तरह जिस तरह जारी व सारी है, तो क्या इसमें 2-3 साइट्स मद्देनज़र रखी होती हैं, या कुछ उसको इंडोर शिफ्ट करने का तरीक़ाकार, या कोई आर्टिफिशियली तरीक़ाकार से बर्फ़ को सेफ़ रखना, कुछ ऐसा भी इस पर भी काम किया जा रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जा रहा है इसमें? जी, बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये 7 डेज, अमूमन लोग समझते हैं कि 7 डेज से मुराद 7 रोज़ा है। नहीं, 7 डेज हमने कॉन्सेप्ट लिया है स्नो लेपर्ड से। स्नो लेपर्ड जो है वो हमारी विंटर्स का एक सैम्बल के तौर पे हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगरचे हमारा कोई अलग से कौमी जानवर नहीं है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्खोर है, वो भी जीबी का है, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई अलग से कौमी जानवर हो सकता
अगर हम डिक्लेयर कर वो स्नो लेपर्ड होता। तो स्नो लेपर्ड के बारे में साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो 7 दिन तक अंधे होते हैं। 7 8वें दिन उनकी आंखें खुलती हैं, फिर अपना माहौल उनको शऊर आता है। तो हमने ये 7 डेज वहां से ड्राइव किया और लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम भी उन्हीं 7 दिनों से गुजर रहे हैं। उनकी तो सिर्फ फिजिकल आंखें बंद हैं, हमारी शऊरी आंखें भी बंद हैं। तो हम अपने माहौल, अपना क्लाइमेट के हवाले से हमें वो जो शऊर चाहिए, वो जो आंखें हमें खोलनी है, तो ये 7 डेज का एक मकसद ये भी है। तो एक तो आपके सवाल का वो जवाब बनता है कि 7 डेज के नाम रख के ही हमने इसको सिर्फ खेल कूद और तफरीक की हद तक नहीं रखा, उससे हम इसको बाहर भी लेके गए हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बाकी आपको अच्छी तरह पता है कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत छोटी चीज़ है, पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान मतलब इसमें क्लाइमेट चेंज के जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या इसके जो सोर्सेज हैं, उसमें पाकिस्तान का बिल्कुल 1% से भी कम है। तो हम सिर्फ मिटिगेशन कर सकते हैं, अपने लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि वाटर सोर्स, फ्रेश वाटर सोर्स का रिजर्वायर है। इस वक्त पोलर रीजन के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा आइस एंड स्नो है तो दैट्स गिलगित बल्तिस्तान। 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में है, 114 से ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स गिलगित बल्तिस्तान में है। तो ये फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है। बेशक हम कंट्रीब्यूट उसमें ना करते हों इन पोल्यूशन में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जीबी में पड़ता है, और जीबी में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब में जो फ्लडिंग होती है वो इसी वजह से होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस किस्म के गेम से जब हम इवेंट्स करवाते हैं, वहाँ पे जब पब्लिक जमा होती है, उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी दें कि वो कैसे इससे इज्तनाब कर सकते हैं, कैसे इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में आपने इवेंट्स का पूछा, तो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो स्प्रिंग में होता है, टूर डी खुंजराब। वो हम गिलगित से स्टार्ट करते हैं और उसको खुंजराब में एंड करते हैं, यानी कि 5,000 फीट से साइकिलिंग शुरू होती है और 15,000 पे एंड होती है। और 15,000 मैं आपको याद दिलाता रहूं कि यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है ना, वो 15,000 के लगभग है। जहां पे वो माउंटेनियरिंग करके जाते हैं, वहां पे हम पैडलिंग करके लेके जाते हैं अपने साइकिलिस्ट को। तो इसलिए ये टूर डी खुंजराब भी इंटरनेशनली बड़ा मकबूल हुआ। इसमें पिछले कोविड की वजह से हम नहीं कर सके थे 2 साल, तो इस साल हमारा इंशाल्लाह प्लान है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट, न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि साइकिलिस्ट को भी हम इसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगला इवेंट हमारा होता है सरफरंगा डेजर्ट रैली। हाँ जी। ये स्कर्दू में कोल्ड डेजर्ट के ऊपर होता है। अगेन यूनिक आइडिया है, और इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट रैली है, और ये 3 साल के अंदर इसने ये अचीव किया है। तो इस तरह हमने हर साल हर सीज़न में कोशिश हमारी ये होती है कि हर सीज़न में कोई ना कोई बड़ा इवेंट हम दें, ताकि लोगों को पता ये लगे कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ समर डेस्टिनेशन नहीं है। आप हर सीज़न, 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं, हर सीज़न में आप इस आके जीबी के कल्चर को, यहाँ के सेरेनिटी को, यहाँ के जो कुदरती हुस्न है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आसिफुल्लाह साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर ये जो 7 डेज़ कॉन्सेप्ट आपने जिस तरह से बयान किया है, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे माशरे के लिए, हम सब के लिए इससे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है कि हमारा एवरी डे काउंट्स, और हर दिन की अहमियत है, और हर दिन के जो मामलात हैं वो हमें खुश उसलूबी से हर वक्त उनको अंजाम पे पहुंचाना है। आसिफुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तो आगाह कर दिया कि आने वाले कौन से इवेंट्स हैं। अब जो बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम ख़ास तौर पर सर्दियों में, जैसे आपने कहा ना कि वहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को ये आइडिया है या फिर उनकी जो मालूमात हैं वो नाकिस हैं इस हवाले से कि ट्रैवलिंग कैसे की जाए। बर्फ़बारी होती है, रोड्स बंद होते हैं, सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय एयर ही हो सकती है। तो सर्दियों में क्या इंतजाम हो सकते हैं किसी और इदारे के साथ, जैसे पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेशन है, विफाकी सतह पर कोऑर्डिनेशन है, इस हवाले से आप बताइएगा। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अप्रोचेस हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वो बंद हो जाते हैं, बर्फबारी नहीं होती। बिल्कुल ज़िंदगी इसी तरह चल रही होती जैसे पिंडी इस्लामाबाद में चल रही है। हाँ, ये है कि एंट्री पॉइंट्स में एक बाबूसर हमारा बंद हो जाता है और शंदूर हमारा बंद हो जाता है, दैट्स इट। बाकी के कराकोरम हाईवे हमेशा ओपन है, जहाज़ इसी तरह चल रहे होते हैं जैसे गर्मियों में चल रहे होते हैं, और इंटरनल जो हमारी रूट्स हैं, वैलीज हैं, वो सारी ओपन है। समर डेस्टिनेशंस चंद देखें, मसलन देवसाई है, देवसाई 12,000 12,500 फीट की बुलंदी पे है, तो वो उसकी क्रॉसिंग सर्दियों में मुमकिन नहीं है। बुर्जिल टॉप की क्रॉसिंग मुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ बहुत ऊंचे जैसे खुंजराब है, खुंजराब सर्दियों में खुला रहता है। तो मतलब फ्री होके आए, होटल्स खुले हुए हैं,
तमाम बिजनेस पॉइंट्स खुले हुए हैं। चंद एक समर की जो हाई एल्टीट्यूड जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चंद एक वो बंद हैं। बाकी ना आने जाने में कोई प्रॉब्लम है, ना जीबी में विद इन कोई ट्रांसपोर्ट करना, कहीं पे मूवमेंट करने में कोई मसला है। बिल्कुल जिस तरह समर में और ऑटम में और स्प्रिंग में जीबी खुला रहता है, वैसे विंटर्स में भी खुला रहता है। सही। आसिफुल्लाह साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब हम इस फेस्टिवल के ज़रिए, जिस तरह आपने कहा कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, इसी तरह ये फेस्टिवल्स, ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये उन मिसकंसेप्शंस को दूर करते हैं। जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं और जो इमेज जा रहा होता है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है कि इन फेस्टिवल्स के ज़रिए अच्छा जाए। हम देख रहे हैं, जब हम स्क्रीन्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं ऐसी, और देखकर खुशी होती है कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को इतने ज़्यादा जो है इनकरेज किया जाता है, एम्पावर किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियाँ आइस स्केटिंग कर रही हैं, आइस हॉकी में पार्टिसिपेट कर रही हैं ख़वातीन, ये भी हम देख रहे हैं। तो बेसिकली कितना ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट को शो करना इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए। और फिर जहाँ ये इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत से सकाफती स्टॉल्स भी होते हैं, वो भी ख़वातीन चला रही होती हैं। ख़वातीन वहाँ की जो दस्तकारा, जो फ़नकारा ख़वातीन है, क्या ज़बरदस्त तरीके से वो पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकती हैं अपना टैलेंट। इस हवाले से कितना फोकस किया गया इस फेस्टिवल में, और ये जो आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं जिनके हवाले से आपने हमें आगाह किया, जिसपे इंटरनेशनल अट्रैक्शन की बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसमें कितना फोकस किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, ख़वातीन को जो वहाँ पे एक जगह दी जाए, ख़वातीन को सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए, या उनको प्रॉपर्ली स्टॉल्स के साथ साथ ये भी होता है कि शायद कल्चर हम जब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, खुद विज़िट करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो बहुत एम्पावर्ड ख़वातीन है। तो ये जो भाम दूर करने के लिए काम किया जा रहा है, उस पर रोशनी डालिएगा। जी देखिए, जीबी में एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा डाइवर्स नेचुरल लैंडस्केप है, वैसे हमारा कल्चर भी बहुत ही डाइवर्स है। वजह ये थी कि कम्युनिकेशन माजी में कम्युनिकेशन का गैप, दरमियान में दरिया सिंध बहता है, कहीं पे दरिया गिजर, कहीं पे दरिया गिलगित, उनको क्रॉस करके, मतलब वो फ्रिक्वेंटली क्रॉस करके इंटरेक्शन कम्युनिटीज़ के दरमियान होता नहीं था। इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद एक चीज़ जो कॉमन है पूरे जीबी में, कि सारी की सारी कॉमन जीबी की तमाम कम्युनिटीज़ कंजर्वेटिव हैं, और उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं जो आप दूसरे सूबों में आप देखते हैं। इसके बावजूद आप फिर एक और चीज़ जो आपको हैरत करती है वो ये है कि यहाँ पे ख़वातीन को वैसे जैसे कि किसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में होता है, उनको बंद करके रखने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि 50% सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को अगर आपने बंद कर दिया और उनको एक्टिविटी में ना लाए, तो आपके आने वाली नस्लों की सही परवरिश भी नहीं हो पाती है। तो इन इवेंट्स में जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, 4 बड़े इवेंट्स होते हैं, इसमें एक सबसे अहम कंपोनेंट ये होता है कि हम इसमें स्टॉल्स लगवाते हैं थ्रू NGOs, और उन स्टॉल्स में हम वो तमाम ख़ास तौर पे ख़वातीन कि जो घर में बैठ के दस्तकारी के काम करती हैं, को अपनी घर की जो मर्दों का हाथ बटाती हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स लेके वहाँ पे आते हैं, फिर उनकी नेटवर्किंग होती है। इस किस्म के बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि हम शेयर कर सकते हैं, कि जो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से आके उन्होंने नेटवर्किंग की और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाया, गिलगित की मार्केट में, जीबी की डाउन की इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट में पहुंचाया। और चंद एक इस दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई और हमने उनसे मज़ीद बेहतर करने का वादा भी किया। उन्होंने एक्सपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया, इतनी बेहतरीन उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ख़वातीन को जब तक आप फ्रंट पे लेके नहीं आएंगे, जब तक उनको आपने वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया, तो आप सोसाइटी का जो 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 प्रोग्रेस है ना, वो उस प्रोग्रेस को आप उस तरह ले नहीं सकते हैं जिस तरह आपने विजन किया होता है। और दूसरा ये है कि खेल कूद में इस वक्त मेरे 20 टीमों में 4 ख़वातीन बच्चियाँ थी, छोटी बच्चियाँ। और सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ खलती या गजर के डिस्ट्रिक्ट की थी, वो दीगर डिस्ट्रिक्ट की भी थी। 4 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चियों की टीमें आई, उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन कम्पीट किया और उनको हमने इक्वली इनकरेज किया। उनके लिए ट्रॉफी, उनके लिए मेडल, उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, अपना कैश प्राइज वगैरह जिस तरह हमने मर्दों के लिए किया था उनके लिए भी किया। उन्होंने न कोई महसूस किया, ना हमें महसूस हुआ, ना हमने कोई इनके दरमियान डिफरेंस महसूस किया। तो इस तरह आप अगर इनकरेज करते हैं और इनको फ्रंट पे लेके आते हैं, तो ये माशरे में एक मुस्बत सरगर्मी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
आसिफुल्लाह खान साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे प्राइवेट क्लब्स बने हुए हैं जो कि टूरिज़्म के लिए काम करते हैं और गाड़ियां भर के जो हमारे सयाह हैं उनको ले जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, उनको रेगुलराइज करने के लिए, ताकि जो सबसे बड़ा इशू है एनवायरनमेंट के हवाले से, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, फिर बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम का शिकार हो जाते हैं या फिर उनको जो सर्विसेज बताई जाती हैं वहाँ पर फ्राहम नहीं की जाती। तो चूँकि आखिर पर उसको कंट्रोल करना या फिर रेगुलर करना, उसके SOPs TORs तय करना, ये हुकूमती सतह पर जिम्मेदारी आ जाती है, लोगों का तहफ़्फ़ुज़। इस हवाले से बताइएगा, कुछ लाहेअमल तैयार किया गया है? अच्छा, इस तरह था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि 2018 से पहले टूरिज्म का जो सेक्टर था ना, ये फेडरल के पास था। बल्कि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट से पहले टूरिज्म जो है वो फेडरल सब्जेक्ट हुआ करता था। देन इट वाज डिसाइडेड कि 18th अमेंडमेंट के तहत कि इसको तमाम प्रोविंसेस को ये सब्जेक्ट दिया जाए। लेकिन GB में चूंकि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, गवर्नेंस का सेटअप है, उसमें एक काउंसिल नाम की का एक इदारा है जो कि फेडरल में होता है। तो ये शिफ्ट होके अगेन उस काउंसिल के पास चला गया, तो प्रोविंस के पास ये आया नहीं था। तो 2018 में ये डिसाइड हुआ कि काउंसिल से भी उठा के इसको सूबाई इख्तियार में दिया जाए। तो फिर बाद में वो इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क बनाते बनाते 2 साल लग गए। हमारे पास टूरिज्म का सेक्टर सूबाई असेंबली के पास या सूबाई गवर्नमेंट के पास आए हुए भी 2 साल ही हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने वो तमाम लीगल फ्रेमवर्क, उसके इंस्टीट्यूशनल, उसके रेगुलरिटी, जो आप रेगुलेटरी आपने जो बात की है, वो सारी अरेंजमेंट पिछले हमने 1.5-2 साल में की हैं। तो इस वक्त हमारे पास इससे मुतल्लिक तमाम कानून साजी हो चुकी है, ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो मुंसलिक हैं, टूर गाइड्स जो हैं, टूर ऑपरेटर्स जो हैं, इनसे लेजिस्लेशन हमारी हो गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज जो है वो अभी सेंटर में गिलगित कैपिटल में फंक्शनल है। अभी हमने उसको डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्सटेंड नहीं कर सके हैं, बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, बजटरी इश्यूज भी हैं। हमारी अपनी लिमिटेड जो है वो रेवेन्यू होता है, लिमिटेड हमारा बजट होता है। तो हम ये अलबत्ता मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि विजन है और हमने अपना जो पाथ है वो सेट किया हुआ है। टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में है। और आसिफुल्लाह खान साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह कम रिसोर्सेज में कम टाइम में आपने काम किया है, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को दुनिया तक पहुंचाया है, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो उसके पीछे रीज़न है, जो थीम है, वो भी हम सब के लिए एक सीखने का एक ज़रिया है। तो हम आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ज़बरदस्त से फेस्टिवल्स आप अरेंज करवाते रहेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, और इसी तरह पाकिस्तान की सकाफत, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे पाकिस्तान के लोग भी और पूरी दुनिया के लोग भी। बहुत शुक्रिया आसिफुल्लाह खान साहब, आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ प्रोग्राम में आसिफुल्लाह खान साहब मौजूद थे, जो कि सेक्रेटरी सियाहत, सकाफत और खेल गिलगित बल्तिस्तान है। ज़बरदस्त विंटर फेस्टिवल के हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। स्क्रीन पर जो उसके विजुअल्स चल रहे थे, जो रात का मंजर था, ऐसे मंजर देखने के लिए कि जहाँ पे आइस हॉकी खेला जा रहा है, ऊपर लाइटिंग हो रही है, क्या ज़बरदस्त तरीके से एक सेलिब्रेशंस चल रही हैं, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम कुछ मजीद टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पेडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है।
इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन। देखिए हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग स्मार्ट इन स्मार्ट वर्ल्ड। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और सुबह पाकिस्तान में आप हमें देख रहे हैं, बड़े कलरफुल तरीके से हम आपको नज़र आ रहे हैं। जो कपड़े हमने पहने हैं उनके रंग भी नज़र आ रहे हैं, जो पीछे स्क्रीन पे चल रहा है उसके रंग भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है? वैसे छोटे होते तो हम ये सोचते थे कि जो सामने टेलीविज़न है, अब तो खैर टेलीविज़न जो है वो बिल्कुल फ्लैट और स्लिम स्मार्ट से हो गए हैं। तब टेलीविज़न बाकायदा एक बॉक्स होता था, सम टाइम्स खिड़कियों वाले टेलीविज़न होते थे, और फिर एक कच्ची टाकी के नाम से प्रोजेक्शन भी आती थी, लेकिन वो सारे कलर्स ही होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम टेलीविज़न को देखते थे तो कॉन्सेप्ट ये था कि शायद इस डब्बे में कुछ ऐसा है कि इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं। और बचपन में मासूमियत में हम डब्बे के पीछे घूम के भी देखते थे कि बटन बंद कर दिया तो ये लोग खामोश हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, फिर आ जाएंगे। लेकिन असल में वो कहानी थी उस पिक्चर ट्यूब की, जो कि हमें ये तमाम तर तस्वीर दिखाती थी, रंगीन अंदाज में हिलती जुलती बोलती तस्वीर हमें दिखाती थी। और फिर उन तस्वीर से हम बहुत कुछ सीखते भी थे। मज़ा हो, वो खेल हो, वो ड्रामा हो, वो फिल्म हो, या फिर वो तालीम और तरबियत के जिंदगी के रंग नजर आते थे हमें उन पिक्चर्स के जरिए। और हम अभी भी देख रहे हैं कि जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन था, उसके बाद कलरफुल स्क्रीन सामने आई, तो हमें लगा कि वाकई हमारे एंटरटेनमेंट में भी रंग भर गए हैं। हमने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस करना शुरू किया। हमने पुरानी बात नहीं है, 98 बरस हो गए। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी है। जी, 98 बरस पहले ये पिक्चर, जो कलर पिक्चर है, उसको बाकायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने इजाद किया था, और इस हवाले से दुनिया और तारीख में उनका नाम अमर है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जॉन लोगी बेयर्ड स्कॉटलैंड के एक मौजूद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इख्तराकार थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1926 को दुनिया के पहले लाइव काम करने वाले टेलीविजन सिस्टम का मुजाहरा किया। उन्होंने सबसे पहले अवामी तौर पर दिखाए जाने वाले रंगीन टेलीविजन सिस्टम और पहली काबिले अमल खालिस इलेक्ट्रॉनिक रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इजाद की। जॉन ने इब्तदाई तौर पर 5 तस्वीर फी सेकंड की शरह से इस्तेमाल की, जिसे बाद में कामयाबी से बढ़ाकर 12.5 तस्वीर फी सेकंड किया। 2006 में जॉन को तारीख के 10 अजीम स्कॉटिश साइंसदानों में से एक के तौर पर नामजद किया गया। जी जनाब, अभी हम बात कर रहे थे, ये जो कलरफुल आपको पिक्चर नज़र आती है, जो कलरफुल पिक्चर के पीछे इजादात जिनकी हैं, जिनकी मेहनत है, उस हवाले से अब अगर हम बात करें तो साइंस के करिश्मे भी बहुत ज़्यादा है। साइंस में बहुत सी तरक्की हो गई है। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हो गई हैं कि हमें वो चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं जो कि नेकेड आई से, आम इंसान की आंख से पहले नज़र नहीं आ सकती थी। हम अक्सर आपस में बात करते हैं तो सबको नज़र आता है, लेकिन ये हमने शायद अपनी बुक्स में साइंस की पढ़ा ही था कि ये जो पौधे होते हैं, ये भी प्लांट्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कभी कम्युनिकेट करते नज़र नहीं आए। कभी हमने ये नहीं देखा कि एक दरख्त अपनी जगह से उठा और उसने दूसरे दरख्त से बात की और फिर दोबारा आके गॉसिप करने के बाद वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। ना हमने किसी फूल को ऐसे करते देखा, लेकिन साइंसदानों ने देखा और साइंसदानों ने हमें दिखा भी दिया। और ये किया है जी जापानी साइंसदानों ने, और उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ को कैमरे की आंख से दिखाया है। और जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में शाया की गई तहकीक में बताया गया है कि पौधे अपने इर्द गिर्द मादे के ज़रात खारिज करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पौधों के हवाले से तो ये भी है कि अगर आप इनसे प्यार से बात करें तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप इनके साथ गुस्से से बात करें तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, आप इनको रोशनी दें तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर रोशनी ना दें तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सेस, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस हैं, वो जो साइंसदानों ने ऑब्जर्व किए हैं, वो उस हवाले से उन्होंने वो वीडियो जारी की है जिसमें हम देख रहे हैं
पूरी दुनिया को उन्होंने वर्ता हैरत में डाला है कि हाँ, ये भी जानदार हैं और इनका काम सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है या कार्बन डाइऑक्साइड को हज़म करना है, ये काम नहीं है। इसके अलावा और भी कम्युनिकेशन भी करते हैं, इनके सिग्नल्स भी हैं और ये दूसरे पौधों के साथ गुफ्तगू करते हैं और ये रद्द अमल और फिर रद्द अमल, और यही कम्युनिकेशन बनाता है कि आप बात करते हैं, आप सवाल करते हैं और आपको जवाब मिलता है, या फिर आप अपनी बात बता देते हैं और फिर आपको उसके बदले में कोई मशवरा मिल जाता है या फिर डिनायल भी मिल जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा रिजवान, जिस तरह हम बात करते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो कुदरत ऐसी चीज़ है, नेचर ऐसी चीज़ है जो कि हमें हैरान कर देती है। और इस पे मुझे एक शेर भी याद आ गया कि वही महफूज रखेगा मेरे घर को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। और हम इसी तरह देखते हैं कि जब बारिश होती है तो चरिंद परिंद हर एक का अपना सेटअप चलता रहता है। बर्फ़बारी होती है तो उन बर्फ़बारी के इलाकों में जो जानवर होते हैं, जो परिंदे होते हैं, उनका भी सेटअप चलता रहता है और यही नेचर का निज़ाम है। और यही निज़ाम अभी हम देखेंगे अमेरिका में भी, जहाँ पूरी दुनिया में सर्दी की एक लहर आई है और बर्फ़बारी भी स्टार्ट हुई है। वहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी बहुत सी रियासतों में इस कदर बर्फ़बारी हुई और लेक्स जम गई। बहुत से हमने तालाब देखे जहाँ पे पानी खड़ा था, जम गया। लेकिन नेचर का एक सेटअप ऐसा है कि जो उसके अंदर जानवर थे वो तो जम गए, इसी तरह मगरमच्छ भी अंदर ही थे, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। मगरमच्छ जो है ये उन्होंने बर्फ़ के साथ, हम देखते हैं कि बर्फ़ की जो कुछ झील हो, दरिया हो, समंदर का कुछ हिस्सा हो जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, उसकी बालाई तह जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके नीचे ज़िंदगी बरकरार रहती है और जो वार्मथ है, जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है, जिसमें जितनी भी मखलूक़ात हैं वो महफूज रहती हैं। लेकिन ये मनाजिर ज़रा मुख्तलिफ इसलिए हैं कि ये सतह पर मौजूद हैं, पानी की सतह के साथ जमे हुए ये मगरमच्छ हैं जो उन्होंने सीखा है, अडेप्ट किया है कि वो कैसे ज़िंदा रह सकते हैं इस मौसम में भी और ख़ासतौर पर जमी हुई बर्फ़ के अंदर। बिल्कुल अब साथ हम बात करते हैं जी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए करते हैं कि कुछ नहीं होता, ज़्यादा नुकसान नहीं है, 10 रुपए की चीज़ है, खरीद लेते हैं, इससे क्या होगा। लेकिन रिजवान, हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि काश मेरी कोई लॉटरी निकल आए तो मैं ये कर लूँगा, लॉटरी निकल आए तो मैं वो कर लूँगा। बचपन में भी हम लेते थे 2 से 5 रुपए की लॉटरी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए या 15 रुपए निकलते थे। लेकिन हम सुनते और देखते तो ड्रामाज में ऐसे आए थे कि लॉटरी निकलती है और रातों रात हालात बदल जाते हैं। ड्रामा में तो वो ज़ाहिर है मरकज़ी किरदार वही होगा जिसकी लॉटरी निकली होगी, बाकी जिन लोगों ने खरीदी है उनका तो नाम ही क्या नहीं होता, उनका जिक्र भी बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा ही मरकज़ी किरदार जो है वो अमेरिका में भी है और अमेरिकी शहरी ने क्या किया कि $10 की लॉटरी खरीदी, जो कि रूटीन में हम $10 की या 10 रुपए की चीज़ कोई खरीद लेते हैं। तो उन्होंने $10 की लॉटरी खरीदी और वो इस चीज़ पे बड़े हैरान हुए कि जब उस लॉटरी के ज़रिए $5 लाख उन्होंने जीती। लेकिन हुआ ये कैसे, उसके पीछे हिस्ट्री है कि पहले उन्होंने क्या किया कि एक लॉटरी खरीदी और उसके बाद उन्होंने लॉटरी टिकट से $10 जीते थे, जिसके बाद उन्होंने उसी $10 की जो है ना एक और टिकट खरीद लिया और उस टिकट के ज़रिए उनको $5 लाख मिल गए। और ये बड़ी एक अमेजिंग चीज़ है और उन्होंने यही बताया कि उनको इतनी खुशकिस्मती जो है उनकी। और उन्होंने जब बेसिकली उस बंदे को बताया कि मेरी ये लॉटरी है, उसको स्क्रैच किया, तो जब उस बंदे ने उनको कहा कि अगर मैं ये बताऊं कि आपने $5 लाख खरीद लिए तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसी तरह होता है, हम कहते हैं ना अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और $10 से $5 लाख जीतने वाले ये अमेरिकी शहरी आजकल ज़ेरे बहस भी हैं और सोशल मीडिया पे इनके हवाले से बहुत बात भी की जा रही है। चलिए, जब कुछ बात करते हैं हम जो बुनियादी काम है बतौर इंसान हमारा, वो है हमें एक दूसरे इंसान के काम आना है, उनकी मदद करना है। और हम किस तरह से कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मदद करने से पहले सवाल करते हैं कि क्या हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो हकदार भी है या नहीं है, और जो मदद हम कर रहे हैं बजाय इसके कि हम उनकी मदद पैसों के ज़रिए करें, जो अशिया उनको ज़रूरत है वो अशिया ज़रूरिया उनको फ़राहम कर दी जाए, जो ज़िंदगी में उनके लिए सहूलियात का फ़ुक़दान है वो सहूलियात उनको फ़राहम कर दी जाए, किसी के लिए आसानी कर दी जाए तो ये भी मदद है, किसी को तालीम फ़राहम कर दी जाए तो ये भी मदद के ज़ुमरे में ही आता है, चाहे वो आप मेडिकल के शोबे में हो, वो तालीमात के शोबे में हो, या फिर वो खाना फ़राहम करना हो, शेल्टर फ़राहम करना हो। इस हवाले से मदद करने वाले मौजूद हैं, मदद लेने वाले मौजूद हैं। इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हम आगे बढ़ें
और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और साथ ही साथ मदद करें। और बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो ये फरीज़ा बड़ी खामोशी से सरअंजाम दे रहे हैं और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी नहीं मांगते, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से पब्लिसिटी भी नहीं चाहते, खामोशी से मदद करते हैं और हकदारों तक उनका हक पहुंचाते लेकिन हैं। रिजवान ये भी मैटर करता है कि आप मदद कर किस चीज़ में रहे हैं। अभी जो आपने स्क्रीन पर विजुअल्स देखे वो एक ऐसे कैंप के हैं जिसमें सफ़ेद पोश लोगों को फ्री आई कैंप उनके लिए लगाया गया, जिनकी नज़र कमज़ोर थी उनको ऐनक फराहम की गई और ये बहुत बड़ी नेकी भी है, ज़रूरत भी है लोगों की। उनका आई चेकअप किया गया, जो जिन लोगों को बसारत से महरूम लोग जो थे उनको उन्हीं की कंडीशंस के को मद्देनज़र रखते हुए सहूलियात फराहम की गई। और ये फ्री आई कैंप जो लगाया गया और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये सब प्लान किया वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में ख्वाजा फ़हीम बिलाल मौजूद हैं जिन्होंने ये फ्री आई कैंप लगाया। ख्वाजा फ़हीम बिलाल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिलाल, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली रीज़न क्या था, आई कैंप ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके लोगों की आंखों की सेहत के हवाले से बहुत काम कर रही हैं, तो उसमें माजी में काफ़ी अरसे से इसका हिस्सा रहे। लेकिन एक 10 साल पहले से ख्याल आया कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो ऐनक ख़रीदने के इस्तात नहीं रखते और कई वजूहात से वो लोग फिर अपनी बीनाई खो बैठते हैं या पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें फिर हमने ये अपने तौर पे सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी सारे इदारों के तामुन के साथ भी मिल के हमने लोगों को फ्री चश्मा फराम करने की आगाज़ किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी सब लोग पाकिस्तान में भी और बैरून मुमालिक में भी इसको हमने पहुँचाया। और यही बस इसके पीछे साहब ये जो था एक इसमें जज्बा चाहिए होता है, वक्ती तौर पर तो एक इंसान को महसूस होता है कि हाँ मेरे अंदर ये जज्बा है, मुझे मदद करनी है किसी की, इससे पहले कि कोई मुश्किल में हो हम उसको मुश्किल से निकाल लें और खुदा न खासा किसी पर मुश्किल वक्त ना आए। मदद करने का जज्बा बड़ा कांस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी मांगता है आपसे और कुर्बानी भी मांगता है। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले इसमें कुर्बानी ही होती है और मुश्किलात भी बहुत दरपेश आती हैं। उसी के अंदर फिर इंसान को अपनी हिम्मत, ताकत और वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुश्किल मिजाजी दिखानी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काफ़ी सारा किया है इसमें लोगों को। चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे इसमें? जी बहुत ज़्यादा, शुरू में बहुत चैलेंजेस आए हमें, लेकिन अल्लाह के कामों में फिर उसी की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार लोगों को हम गुज़िश्ता 10 सालों में फ्री ऐनक फराम कर चुके हैं और आइंदा भी इसी में हम लोग 40 से 50 हज़ार लोग। जी तकरीबन 10 साल से हम लोग ये 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से काम अच्छा, कर रहे हैं। तो जब आप काम करते हैं, अकेले निकलते हैं और फिर काफिला आहिस्ता आहिस्ता बनता है और लोगों ने ज्वाइन किया, और अगर ज्वाइन किया तो किस तरह वॉलंटियर बेसिस पे करते हैं ज्वाइन या प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करती हैं, इस हवाले से भी कुछ बताइए। जी, हमें इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत साथ हासिल रहा है और अपनी टीम है हमारे साथ एक पूरी वॉलंटियर की जो इसमें हमारे साथ मदद करती है। जैसे कि अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों में हमें पाक अफवाज की तरफ से काफ़ी मदद हासिल होती है और दूसरे भी दीगर कई इदारे जो हैं वो इसमें हमें मदद फराहम करते हैं ताकि ये लोगों तक बीनाई के हवाले से उनको फ़ायदा जितना तो पहुँच जिससे आपने बलूचिस्तान का कहा कि किन इलाकों में आई कैंप्स अभी तक लगा चुके हैं? जी, बलूचिस्तान में वारशुक से लेके तकरीबन डेरा बुगटी तक हमने काम किया है। तकरीबन जितने बड़े बड़े उनके अज़ला हैं जो काफ़ी पसमानदा भी हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में हमने 8-10 कैंप किए हैं अभी लास्ट माजी में। और कोशिश हमारी यही होती है ज़्यादातर कि जो पसमानदा इलाके हैं, गरीब गुरबा जहाँ ज़्यादा रहते हैं, ज़रूरतमंद लोग, उनके डोर स्टेप तक जाया जाए, वहीं उनको एक अच्छा मुआयना करने के बाद, तशख़ीस होने के बाद जो उनको ऐनक के हवाले से मदद फराम की जा सके या दवाइयात हो या एहतियाती तदाबीर उनको बताई जाएँ ताकि वो पेचीदगियों से बच जाएँ उनकी आँख। एक राज की बात तो बताइए ख्वाजा साहब कि ड्राइव करना इंसान को अपनी जो ख्वाहिश है या फिर एक उसकी चाहत होती है, उसके लिए कोशिश है एक एफर्ट के दूसरों की मदद कर सके जिससे उसको सुकून भी मिलता है और अल्लाह ताला की रज़ा भी है। अपने आप को मुस्तकिल मिजाज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा जो लोग करना चाहते हैं और थोड़ा सा करते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई तो जज्बा चाहिए होता है, मोटिवेशन तो चाहिए, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो हमारा जैसे था बुनियादी वो ये था कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके इसाले सवाब के लिए हमने ये
छोटा सा पहले काम का आगाज़ किया द काइंड ऑप्टिकल प्रोजेक्ट के हवाले से। वो फिर जो मेरे नज़दीक तो इसमें यही हुआ कि अल्लाह की मदद शामिल वो चुन लेता है बंदों को। हर इंसान इसमें नहीं सफ़र कर सकता, लेकिन अल्लाह जिनको चुन लेता है वो फिर उसमें उसकी मुस्तकिल मिजाजी और उसकी मुश्किलात आसान करता रहता है। और सबसे मेन, जब एक इंसान किसी भी इस नफ्सा नफसी के दौर में किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसके बाद जो एक तस्कीन हासिल होती है उसको, वो उसकी लालच में ही फिर वो दोबारा उसको रिपीट करता रहता है। सही, जिस तरह आपने कहा बिलाल साहब कि अल्लाह ताला चुन लेते हैं किसी भी इंसान को, लेकिन उससे पहले फैमिली, पेरेंट्स का किरदार बहुत मैटर करता है, जो बचपन से एक बच्चे को ये सिखाते हैं कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। अगर हम ईदी साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो वो अपनी वालिदा को बहुत क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया। आपके लिए मोटिवेशनल फोर्स कौन थी? मेरे वालिद साहब थे इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें इसमें काफ़ी मोटिवेट करते थे शुरू से ही कि कभी भी किसी की मदद करनी तो वो हमारे हाथों से उसको थोड़ा सा मदद करवाने का उन्होंने जज्बा दिया। लेकिन फिर मैं उसी तरफ आता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। अचानक इंसान किसी एक की मदद करता है और उसका कोई उसको एक सुकून सा जो तस्कीन मिलती है वो फिर उसका आदी हो जाता है उस चीज़ में। शुरू में हम लोग जब ये काम आगाज़ किया तो एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी था कि जो चीज़ें मार्केट में काफ़ी महंगे दामों सेल होती हैं, हम जब वो लोगों को मुफ्त देनी शुरू की तो उसमें एक आती है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन वो जो लेने वाले के चेहरे पे या उसकी तरफ से जो दुआएं हैं जो फिर अल्लाह की तरफ से इंसान की ज़िंदगी में कई मुश्किलात हल हो जानी उसकी, तो वो चीज़ें फिर ना उसको इसमें आदी बना देती हैं। तो अच्छा फ़हीम, बिलाल साहब बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसी हिम्मत अता करे और उसमें मज़ीद हिम्मत आपकी बढ़ाए भी और आपकी टीम में भी इजाफा हो ताकि आप और कामयाब हो और मज़ीद लोगों की मदद कर सके, उनकी खिदमत कर सके। और मानूर बहुत सारे शोबे ऐसे हैं ज़िंदगी के जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत रहती है। बहुत सारे तो ऐसे शोबे हैं कि लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बात ही सुन ली जाए, उनका दुख ही सुन लिया जाए, उसका मदावा करना तो बाद की बात है, वो सेकेंडरी फेज़ आ रहा था, लेकिन पहले सुन लिया जाए। तो सुनने वाले कान, अगर हम किसी की मदद बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते माली तौर पर या फिर माली तौर पर, तो हम कम से कम उनकी बात सुनकर उनको सही मशवरा दे दें। ये भी मदद के ज़ुमरे में ही आता है और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मशवरा एक अमानत है और अगर हम किसी को मशवरा दे रहे हैं तो वो पूरी ईमानदारी के साथ दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ रिजवान, अगर हम मशवरे के साथ अगर किसी को मुस्कुरा के देख भी लेंगे तो वो भी किसी की मदद करना ही है। आपके थोड़े से अच्छे कमेंट से, आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट से अगर किसी का दिन अच्छा गुजर सकता है तो इसमें क्या बुराई है। आपके ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो घर से थके हुए आते हैं, बल्कि हम भी जल्दी जल्दी सुबह सारे भाग रहे होते हैं कि किसी तरीके से अपने ऑफिस में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे तो हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें ग्रीट करे, वेलकम करे। इसी तरह अपने वालिदैन को मुस्कुरा कर देखना, ये भी, इसका भी बहुत सवाब है हमारे दीन में। तो अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, लेकिन आपने देखना है कि किसको मुस्कुरा के देखना है, ऐसे बाहर किसी को मुस्कुरा के ना देखिए। मेरे दिल में ये बात है कि अब हर किसी को मुस्कुरा के देखेंगे तो फिर हो सकता है लोग कि ये तो अब इसको आदत हो गई, मुस्कुराने को सीरियस नहीं लेना, कहाँ पे मुस्कुराना है और कहाँ पे नहीं मुस्कुराना। सो इसी एंड पे जो है, इसी बात पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुस्कुराते रहिए लेकिन देखभाल के कि कहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं आप। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।